कैलेंडर दोनों साथ साथ हैं। तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा हमारे लिए याद रखना और बच्चों को भी इसको समझाना। तो विनय भैया, कैन यू प्लीज टॉक अबाउट इट? चलिए, जय श्री कृष्णा। जैसे कि ये कैलेंडर और इस विषय में बताया भी दीदी ने पूर्व में भी, तो हम अगर थोड़ा सा चिंतन करें, तो हमारे जो पंडित पुजारी होते हैं, अब उनके पास अगर हम जाते हैं कुछ जानकारी के लिए, तो वो पंचांग खोलते हैं और पंचांग खोल करके एकदम सटीक सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण कब होने वाला है, अमावस्या कब होने वाली है, और आज नहीं तो आने वाले 10 साल बाद का भी बता देते हैं। बहुत आसानी से बता देते हैं। तो सोचिए कितनी वैज्ञानिकता होगी इसके अंदर, कितना हमारा सटीक आकलन होगा और कितनी सटीक गणना होगी। मैं विचार करता हूँ तो 1500वीं शताब्दी में, आज से 500 साल पहले, जब गैलीलियो ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो वहां के लोगों ने माना नहीं, उनको जेल में डाल दिया। और स्थिति ये हुई कि उनको जहर दे दिया गया कि आप गलत बात कर रहे हैं, ये धर्म विरुद्ध है। और उसी समय पर, उसी कालखंड में, तुलसीदास जी बोल देते हैं हनुमान चालीसा में, युग सहस्त्र योजन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानी। तो वो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी सटीक वर्णन कर देते हैं। अगर उस चौपाई का जब हम विश्लेषण करते हैं, तो जो आज नासा के वैज्ञानिक बताते हैं कि अब पृथ्वी से सूरज की कितनी दूरी है, वो दूरी उसमें एकदम सटीक वर्णन किया गया है। तो इतनी सटीकता का विश्लेषण हमारे भारतीय खगोल शास्त्रियों ने किया। तो जो ये हमारे हिंदी वर्ष हैं, हिंदी महीने हैं, और जो भारतीय महीने हैं, ये बहुत वैज्ञानिकता के आधार पर है। अगर हम ऊपर ऊपर का जो ब्लॉक है उसमें देखेंगे, तो अंग्रेजी वर्ष, अंग्रेजी महीने दिखाए हुए हैं। अभी अंग्रेजी वर्ष कौन सा चल रहा है? तो 2024 चल रहा है। और हमारा विक्रम संवत कौन सा चल रहा है? तो 2081 चल रहा है। युगाब्द की गणना करें तो 5125 युगाब्द है, यानी कि युग जो कलयुग प्रारंभ हुआ है उसको 5125 वर्ष हो गए। इसकी काल गणना हमारे पास है। इतनी वैज्ञानिकता हमारे पास है। तो हमें हमारे भारतीय वर्ष पर, भारतीय महीनों पर हमें गर्व करना चाहिए। अगर आप अंदर का ब्लॉग देखेंगे तो आपको दिखेगा उत्तरायण और दक्षिणायन लिखा हुआ। तो उत्तरायण क्या और दक्षिणायन क्या, पहले हम थोड़ा सा इस पर विचार कर लें। तो उत्तरायण है जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, यानी कि सूर्य का प्रकाश बढ़ता है जब सूर्य पृथ्वी पर ज्यादा समय के लिए दिखाई देते हैं, यानी कि हमारे दिन बढ़ते जाते हैं। सर्दी का जो काल है वो कम होता जाता है और ग्रीष्म जो काल है वो बढ़ता जाता है, और हमारे दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। और ये जो उत्तरायण होता है, ये जो मकर संक्रांति हम जिसे कहते हैं, 14 जनवरी को आती है अभी। आने वाले समय में 15 जनवरी को आएगी, क्योंकि हर 100 साल में एक दिन हम आगे बढ़ते हैं। आज से करीब 200 साल पहले 1863 में जब स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था, 12 जनवरी 1863 को, उस दिन मकर संक्रांति थी। और थोड़ा सा पीछे जाए तो 2000 साल पहले जब क्रिसमस जो हम मनाते हैं, यीशु मसीह का जो जन्म है, तो पुराने लोगों को ध्यान होगा, हम उसे बड़ा दिन बोलते थे, बड़ा दिन है आज। तो वो बड़ा दिन वो मकर संक्रांति ही थी उस दिन, आज से 2000 साल पहले, क्योंकि उस दिन से दिन बड़े होने लगे थे। तो ये उत्तरायण का महत्व है। और अगर इसका महत्व हम देखें तो विष्णु पितामह जब 10वें दिन सरसैया पर लेटते हैं, तो वो संकल्प लेते हैं, अपने देह का त्याग लेने का संकल्प लेते हैं कि मैं उत्तरायण में ही देह त्यागूंगा। और उत्तरायण को अगर हमें थोड़ा सा ध्यान हो, तो उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और दक्षिणायन को देवताओं की रात मानी जाती है। करीब 6 महीने का उत्तरायण और 6 महीने का हमारा दक्षिणायन होता है। और ये भारतवर्ष ही है जिसमें हम इतने ब्लेस्ड हैं, इतने हमारे को वरदान है कि हमें 6 ऋतुएं मिलती हैं। बाकी किसी और देश में आप जाओगे, पश्चिम देशों में जाओगे, जैसे दीदी यूएस में रहते हैं, तो उनको ध्यान है कि वहां तो केवल 2 या 3 ऋतु होती हैं, सर्दी और गर्मी। हमारे यहाँ 6 ऋतुएं हैं। उत्तरायण में 6 ऋतु, दक्षिणायन में भी 6 ऋतुएं हैं। अब अगर हम ऋतुएं देखें तो शिशिर, बसंत और ग्रीष्म ऋतु उत्तरायण में आती है, और वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु दक्षिणायन में आती है। और हमारा जो मास का प्रारंभ है, हमारा जो वर्ष प्रारंभ होता है, ये चैत्र मास से हमारा वर्ष प्रारंभ होता है। और ये मार्च के मिड से लेके अप्रैल के शुरू में ये चैत्र मास का प्रारंभ होता है।
ये अलग अलग समय पर हमारा बढ़ता घटता जाता है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो लगता है कि हो सकता है कि हमें लगे कि यह थोड़ा सा जो टेबल बनी हुई थोड़ी गलत है, परंतु ये तिथि के हिसाब से घटती बढ़ती रहती। मार्च के मध्य से लेकर अप्रैल के उसमें चैत्र स्टार्ट होता है, चैत्र बैसाख ये बसंत मास है। बाकी इसके अलावा जो अपना बसंत है ये फाल्गुन मास से प्रारंभ हो जाता है। जो हमारा जो फाल्गुन मास में हमारी होली आती है, उससे पहले बसंत पंचमी आती है, जिसे हम सरस्वती वंदना के रूप में भी हम लेते हैं। तो वहां से बसंत महीना प्रारंभ होता है, जो कि करीब करीब बैसाख के मध्य तक बसंत ऋतु हमारी चलती है। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु। तो ये हमारे जो पूरे 12 महीने हैं, ये ऋतु के हिसाब से अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम इन हिंदी महीने को सरलता से याद कैसे करें, तो आप ये जो दो दो भागों में बांट रखे हैं ना, बस इसी को हम याद करेंगे तो हमारे को 12 महीने याद हो जाएंगे। जैसे चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन कार्तिक। पुराने लोग मार्गशीर्ष जो महीना है उसको अगन भी बोलते हैं। तो अगन पोष माघ फागुन, या मार्गशीर्ष पोष माघ फागुन, ऐसे करके दो दो के टुकड़ों में याद करेंगे तो बहुत आसानी से एक दिन के अंदर हमारे को ये सारे मास बहुत सरलता से याद हो सकते हैं। अब अगर हम इनमें जो हमारे त्योहार हैं वो हम विचार करें कि त्योहार कौन से आते हैं, तो अगर मैं प्रश्न पूछूं कि हमारा भारतीय नववर्ष कब आता है, तो हमको बहुत को याद भी होगा, बहुत को नहीं भी ध्यान होगा। तो चैत्र मास की जो शुक्ल पक्ष है उसकी प्रतिपदा, यानी कि प्रथम जो तिथि है वो हमारा नववर्ष होता है, भारतीय नववर्ष होता है, जो अभी हम 2081 विक्रम संवत हम मना रहे हैं। ऐसे वैशाख मास में भी व्रत कोई त्योहार आता है तो हम ध्यान करें कौन सा त्योहार वैशाख मास में आता है, तो बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास में आती है। ज्येष्ठ मास में गंगा दशहरा आता है, हमें ध्यान है। गायत्री जयंती भी ज्येष्ठ मास में आती है। आषाढ़ में कौन सा त्योहार आता है, तो हम ध्यान करें जुलाई के जो प्रथम सप्ताह होता है, इसमें जगन्नाथपुरी की जो रथ यात्रा निकलती है आषाढ़ मास की तृतीया से हमें निकलती है, ये हमारे को ध्यान में होगा। और रक्षाबंधन कब आता है, विचार करें, सोचें थोड़ा सा। तो श्रावण मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन होता है। और श्री कृष्ण जन्माष्टमी, तो भाद्र पक्ष जो भाद्रपद है उसकी जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी है वो भगवान श्री कृष्ण की कृष्ण जन्माष्टमी है। इसी में जो शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, वो हमारी गणेश चतुर्थी होती है। श्राद्ध पक्ष चल रहा है अभी। श्राद्ध पक्ष कब आता है, अश्विनी मास का जो कृष्ण पक्ष है पूरा 15 दिन का, वो हमारा श्राद्ध पक्ष है। अब ये मैं कृष्ण और शुक्ल पक्ष बोल रहा हूँ तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कृष्ण क्या होता है और शुक्ल क्या होता है। तो जब चंद्रमा, ये हमारी जो सारी गणना है ये चंद्र कला पर आधारित है, ये हमारे जो सारे मास है ये चंद्रमा पर आधारित है। अपने भारतीय त्योहार में केवल एक ही त्योहार है जो सौर गणना पर है, बाकी सारे त्योहार हमारे चंद्र गणना पर है। वो कौन सा त्योहार है सौर गणना पर, मकर संक्रांति जो उत्सव हमारा आता है वो सौर गणना पर होता है, बाकी सारे त्योहार हमारी चंद्र गणना पर हैं। वो जो हमारी सारी तिथियां हैं, एकम द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी, ये सारी चंद्र गणना पर है। अमावस्या यानी जब चंद्रमा हमारे को दिखाई नहीं देता वो अमावस्या है, जब पूर्ण चंद्रमा होता है वो हमारा पूर्णिमा है। 15-15 दिन का ये पक्ष होता है, 15 दिन का शुक्ल पक्ष, 15 दिन का कृष्ण पक्ष होता है। तो इसी प्रकार से श्रावण मास की हमारे आ गया, भाद्रपद का आ गया, अश्विन मास। अब कार्तिक मास, ये जो अश्विन और कार्तिक मास है ये जो हमारा ऋतु होती है शरद ऋतु होती है। ये वर्षा ऋतु और हेमंत ऋतु के बीच की जो शरद ऋतु है, इसका कवियों ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में शरद ऋतु के लिए बहुत अच्छा बोला है, कालिदास जी ने बोला है। और शरद ऋतु को ही ऑटम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। और एक ब्रिटिश पोएट हुए हैं जॉन कीट्स, उन्होंने ऑटम पर ही बहुत अच्छी पोयम लिखी है, टू ऑटम के नाम से। बहुत अल्पायु रहे थे, करीब 25 वर्ष में उनका देहांत हो गया था, बट उन्होंने बहुत बढ़िया पोयम जॉन कीट्स ने लिखी थी, टू ऑटम। तो शरद ऋतु हमारे ऋतुओं में एकदम जिसे कहते हैं सर्वोपरि है, बहुत श्रेष्ठ है। ऋतु का बड़ा आनंद है इसमें, प्रकृति अपने यौवन पर होती है, पुष्प नए नए पुष्प खिलते हैं। और वर्षा ऋतु के बाद क्या ये मौसम है, पतझड़ का मौसम आता है। तो ये शरद ऋतु है जो कि कार्तिक मास। कार्तिक मास के त्योहार की तो धूम है। दीपावली कब आती है, तो दीपावली कार्तिक अमावस्या को दीपावली होती है।
देवोत्थान एकादशी, जब देव उठ जाते हैं, वो कब होती है? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी, ये एकादशी होती है। कार्तिक पूर्णिमा पर हम गंगा स्नान करने जाते हैं, इस और कई सारे हम कार्यक्रम करते हैं। कार्तिक मेला लगता है कई स्थानों पर, तो ये कार्तिक मास है। फिर मार्गशीर्ष, जो भगवान ने गीता जी में कहा है कि मैं मासों में मार्गशीर्ष हूँ, इतना श्रेष्ठ मास है। और ये मार्गशीर्ष मास ही जिसमें हमारी गीता जयंती होती है ना। शुक्ल एकादशी, मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती। पौष मास होता है जो सबसे ठंड का मौसम होता है। ये थोड़ा सा जो पौष का जो अंतिम चलता है वो शिशिर में चला जाता है और बहुत ठंड होती है। मुंशी प्रेमचंद की एक कहानी है, लघु कथा है, पढ़ना, पूस की रात। उसमें ठंड का बहुत जोरदार वर्णन किया है कि पूस मास कैसा होता है, उसकी ठंड कैसी होती है, किसान की क्या हालत होती है। बहुत बढ़िया उसका बड़ा वर्णन मुंशी प्रेमचंद ने पूस की रात में किया है, तो वो हमें पढ़नी चाहिए। ऐसे पुराने जब आप चीजें पढ़ेंगे तो ये सारे जो हमारे हिंदी वर्ष हैं, हमारे जो हिंदू महीने हैं, उनका बड़ा अच्छा उल्लेख आपको उसमें मिलेगा। माघ मास में हमें पता है कि कौन कौन से त्योहार हमारे माघ मास में भी आते हैं। और जो फाल्गुन मास है, फाल्गुन पूर्णिमा, कौन सा त्योहार आता है फाल्गुन पूर्णिमा को? फाल्गुन पूर्णिमा को होली आती है। उसके बाद हम धुलंडी मनाते हैं और एकदम मौसम नया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पूनम जी ने भी बताया, होली आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। तो और मौसम एकदम बदलता है, शिशिर समाप्त होता है, बसंत का प्रवेश होता है और सब आनंदित होते हैं। तो ऐसे ही हमारे बहुत, ये जितने भी मास हैं सब ऋतु के आधार पर हैं। और अगर आप ये जो अंग्रेजी वर्ष देखेंगे तो ये, इसे हम बोलते हैं जो कैलेंडर है, ये ग्रेगरियन कैलेंडर कहलाता है। ये करीब कोई 1500 शताब्दी के अंदर ग्रेगरियन कैलेंडर इंक्लूड हुआ था। उससे पहले जूलियस कैलेंडर हुआ करता था। अगर आप ये ग्रेगरियन कैलेंडर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो सितंबर, जो रोमन में सितंबर का मतलब 7 होता है, सेप्ट का मतलब, है ना। और एम्बर का तो मतलब अंबर से, कि वो अपना बात के विषय है। तो किसी समय में सितंबर 7वां महीना था, पर आज वो 9वां महीना है। अक्टूबर कभी 1500, आज से 500 साल पहले 8वां महीना था, अभी वो 10वां महीना है। नवंबर 9वां महीना था और दिसंबर 10वां महीना था, क्योंकि उनके काल गणनाओं में केवल 10 ही महीने हुआ करते थे। बाद में कभी कोई जूलियस राजा हुए तो उन्होंने एक महीना जोड़ दिया, फिर अगस्त राजा हुए तो उन्होंने एक महीना जोड़ दिया। कोई उसमें वैज्ञानिक आधार नहीं है, बस वो महीने जोड़ दिए, 12 महीने कर दिए। फिर वो जूलियस और अगस्टियन में कोई झगड़ा हुआ ऐसा बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा 31 दिन का, तो मेरा भी 31 दिन का। तो उन्होंने कहा अब दिन कहाँ से लाए, तो वो बेचारे फरवरी में से एक एक दिन निकाल करके उसको 28 का कर दिया। उसके पीछे कोई आधार नहीं, कोई गणना नहीं। हमारे यहाँ गणना है, हमारे यहाँ अधिक मास भी जो हर तीसरे साल आता है, तो सौर वर्ष और चंद्र वर्ष का सामंजस्य स्थापित करने के लिए, और वो भी पूरा कैलकुलेशन के हिसाब से आता है। उसमें ये नहीं कि कोई सा भी महीना अधिक मास हो जाएगा। कभी श्रावण मास होता है, तो कभी कोई मास होता है, कभी दूसरा मास होता है, तो वो सब नक्षत्र के आधार पर है। हमारे यहाँ चैत्र मास भी है, तो उस समय चित्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश करते हैं तो चैत्र मास होता है। वैशाख नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो वैशाख मास आता है। तो ये बताने के पीछे मूल उद्देश्य है कि हम हमारे भारतीय महीनों पर गर्व करें, उनको सीखें, उनको समझें, उनको जानें और उनको याद करें। बचपन से हमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो पढ़ा दिया जाता है, पर चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो नहीं पढ़ाया जाता है। नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, अब पढ़ें, अब समझें, अब सीखें, अब ध्यान करें और उनकी वैज्ञानिकता को समझें, उनके साथ की ऋतुओं को समझें। और जब ये हम समझ जाएंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कब कौन सा त्योहार आने वाला है। तो आज इतना ही विषय है। और कभी मैं सोच भी रहा था कि इस पर चर्चा करेंगे, दीदी ने मुझे आज कहा तो इस पर चर्चा हुई। बहुत बढ़िया। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। थैंक यू सो मच विनय भैया। मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने आपको कहा और मैं खुद इस पर बोली।